बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो ये जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल आंसर की को ओपन किया हुआ है और ये आंसर की है हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 9 अक्टूबर को, तो स्टाफ नर्स वाली आंसर की है। इसके बाद हम जो CHO का पेपर हुआ था उसकी आंसर की भी डिस्कस करेंगे, लैब टेक्नीशियन की भी आंसर की डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इस आंसर की में जो भी लोग पेपर दे के आए हैं उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे या फिर आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर से आपको शो होंगे वो सभी करेक्ट आंसर हैं और यहाँ पर पूरा पेपर आपका इसी तरीके से आया था। आपको हार्ड कॉपी मिली थी पेपर की। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करने के पहले बता दें, अब जिनका भी अभी ANM वालों का पेपर आई थिंक पेंडिंग रह गया है HP में, तो उसके लिए आपको पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ उनको भी देखते रहिए जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। जो भी लोग MP व्यापम का पेपर देने वाले हैं वो लोग भी इस आंसर की को देखें, SSC वाले भी देखें, क्योंकि ये सभी नर्सिंग के ही क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन है जो अच्छे से बोल्ड लेटर में प्रॉपरली दिख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आया था द मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। तो बच्चों में मोस्ट कॉमन जो साइट होती है IM इंजेक्शन के लिए वो कौन सी होती है? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल या फिर वास्टस लैटरलिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है वास्टस लैटरलिस। क्या है? वास्टस लैटरलिस आपका है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग फ्लूइड बैलेंस इन अ क्लाइंट विथ एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि कौन सा इम्पॉर्टेंट फ्लूइड बैलेंस यदि आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यदि रीनल फेलियर में, वो भी एंड स्टेज है रीनल फेलियर की, तो कौन सी चीज़ आप मेज़र करेंगे? मॉनिटर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेजर फ्लूइड इनटेक, वेट डेली वेट चेक करेंगे कि रिकॉर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स। तो यहाँ पर आपको डेली क्या करने का काम करना है? आपको यहाँ पर वेट है जो डेली चेक करना है, क्योंकि एंड स्टेज रीनल फेलियर का क्लाइंट है। नेक्स्ट वन था आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल रिफर्स टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। तो जब हम ड्यूटी पर रहते हैं तो किसी दूसरे को हमें हार्म नहीं करना है, कौन सा प्रिंसिपल आपको सिखाता है? बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर फिडेलिटी या फिर वेरासिटी। ये सभी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, एज एन पढ़े हैं, जैसे ही आपको यहाँ पे आए भी हैं। तो कौन सा जो प्रिंसिपल है हमारा नर्सिंग का इथिकल प्रिंसिपल, वो क्या है? नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट है यहाँ पर स्किन ब्रेक्स, एब्रेशन, ब्लिस्टर्स और सैलो क्रेटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन। तो ये सभी कौन से स्टेज के प्रेशर अल्सर के साइन हैं यहाँ पर? स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो जो लोग अब अपकमिंग टाइम में HP का पेपर देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो स्किन ब्रेक्स है, एब्रेशन है, ब्लिस्टर है, तो ये सभी किसके कौन सी स्टेज के प्रेशर अल्सर के साइन है? तो ये स्टेज सेकंड के। जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें स्किन ब्रेक नहीं होगी, ना ही ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा, एडिमा होगा थोड़ा बहुत। स्टेज सेकंड में स्किन ब्रेक होगी, थर्ड में थोड़ा और डीप में आपको है जो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेज फोर्थ में डायरेक्ट आपकी बोन्स ही विजिबल होने लगेंगी। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट साबुन है, पानी है, फ्रिक्शन है कि टाइम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है फ्रिक्शन, दैट मीन्स रगड़ना। आपने हाथों में डिटॉल लगा लिया, साबुन लगा ली, लेकिन आपने उनको रगड़ के नहीं धोया, तो क्या काम का हाथ धोना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। तो NO2 जो N2O है उसके जो सिलेंडर होते हैं कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक विथ वाइट शोल्डर्स, फ्रेंच ब्लू या फिर ग्रे। अब जिन्होंने NHM जो AMRU में स्टाफ नर्स और CHO का पेपर दिया है वो दोनों लोग ज़रूर इन पेपर्स को देखें कि आपको क्वेश्चन थोड़ा है जो चेंज आए थे, इसीलिए मैं आपके लिए दोनों पेपर्स अपलोड करूंगी चैनल पे कि कौन सा कलर कोड है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए। तो वो है फ्रेंच ब्लू कलर। कौन सा? फ्रेंच ब्लू कलर। नेक्स्ट वन अ चाइल्ड इज हु इज बीइंग ट्रीटेड फॉर ल्यूकेमिया डेवलप्स स्टोमेटाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर मेजर्स इज एसेंशियल?
तो यहाँ पर एक बच्चा है, उसके लिए ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट चल रहा है। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। अब उसको क्या हो रहा है, स्टोमेटाइटिस है जो डेवलप हो रही है। तो स्टोमेटाइटिस डेवलप हो रही है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जनरली माउथ में जो सोर्स होंगे, इन्फेक्शन होगा, पेनफुल कंडीशन होगी, वो कहलाती है स्टोमेटाइटिस। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, यूजिंग डेंटल फ्लॉस टू क्लीन द टीथ, फ्रिक्वेंट क्लीनिंग ऑफ माउथ विद एन एस्ट्रिजेंट माउथ वॉश, यूज ऑफ एन ओवरबेड क्रेडल, या फिर स्वेबिंग द माउथ विथ मॉइस्ट एंड कॉटन स्वेब्स। तो यहाँ पर पेन हो रहा है माउथ के अंदर, ओरल कैविटी में आपको ईचिंग भी होगी, इरिटेशन भी होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉइस्चर कॉटन स्वैब से माउथ को क्या करना है, स्वेबिंग करना है। नेक्स्ट वन, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वुंड एज इज कॉल्ड। तो वुंड एज है जो दोनों कॉर्नर होते हैं जनरली, तो यदि सेपरेट होने लगे तो क्या कहलाते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन, वुंड डेहिसेंस, वुंड एविस्केरेशन, या फिर फिस्टुला। तो क्या टर्म इसके लिए यूज किया जाएगा, वो कहलाएगा वुंड डेहिसेंस। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा, if the patient complain of abdominal cramps, what should the nurse do? एज एन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी, जब आप एनीमा दे रहे हैं, आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे हैं सामने सभी, कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी यदि एब्डोमिनल क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं एनीमा देते टाइम। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपको एनीमा क्या करना है आपके लिए। आई होप आपको पेपर प्रॉपर विजिबल हो रहा हो स्क्रीन पे। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द कार्डियक बेड। तो जो कार्डियक बेड होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, तो कार्डियक बेड का मेन काम होता है डिस्निया से रिलीव करना। डिस्निया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। कार्डियक बेड वो बेड होते हैं जिनको आप सेमी फॉलोअर पोजीशन तक टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मेन काम क्या होता है कि डिस्निया से हमें पेशेंट को रिलीव करना है। ऑप्शन में था टू इंक्रीज द एपेटाइट, टू रिलीव डिस्निया, टू कीप द पेशेंट वार्म, या फिर टू इंक्रीज द सर्कुलेशन। तो ऐसे केस में आपको जो पर्पस होते हैं कार्डियक बेड के वो क्या होंगे, डिस्निया से रिलीव करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11, द टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज नोन एज। तो ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं वो कौन सी टेक्निक कहलाएगी, नर्सिंग केयर, बैरियर नर्सिंग, एक्चुअल नर्सिंग, या फिर प्रिवेंटिव नर्सिंग। तो यहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की टेक्निक कहलाएगी बैरियर नर्सिंग। क्या कहलाएगी, बैरियर नर्सिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ सिम्टम ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर टू डाइंग पेशेंट इज नोन एज। एक क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी कई बार ऐड किया है कि जो डाइंग पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर कह देते हैं कि अब इलाज इनको घर पे ले जाके इनकी केयर कीजिए, तो वो कौन सी केयर कहलाती है, वो कहलाती है हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स दैट द एल्डरली क्लाइंट शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर परनीसियस एनीमिया। तो एडल्ट क्लाइंट में, जो एडल्ट क्लाइंट होंगे उनमें कौन सा सिम्टम बताएगा कि पेशेंट को परनीसियस एनीमिया है, क्लबिंग ऑफ नेल्स, ब्लडी स्टूल्स, बीफी रेड टंग, या फिर एनलार्ज लिम्फ नोड। तो क्लासिकल साइन पूछा है परनीसियस एनीमिया का, वो होता है बीफी रेड टंग। कौन सा, बीफी रेड टंग। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एडमिनिस्टर द आयरन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड। तो जेट ट्रैक मेथड से आयरन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इनका मेन पर्पस होता है क्या, इट प्रिवेंट्स पेन एट इंजेक्शन साइट, इट प्रिवेंट्स स्टेनिंग ऑफ द स्किन, इट इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन। जनरली आपने अभी तक ऑप्शन में पढ़ा है कि जो टिश्यूज़ में इरिटेशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जेट ट्रैक मेथड अपनाई जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि स्किन की स्टेनिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बुलस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा इंटरवेंशन लेंगे आप पेशेंट को पल्मोनरी एम्बुलस से प्रिवेंट करने के लिए जिसको पेशेंट को बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है। लिमिट द क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक, encourage deep breathing and coughing, use the knee gauge when the client is in bed, teach the patient to move legs in bed। पेशेंट को यदि बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया, पल्मोनरी एम्बुलस का मतलब है कि जो वेसल्स हैं उनमें किसी भी तरीके का एम्बुलाई या फिर क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो, उसके रोकने के लिए पेशेंट को अपने क्या करना पड़ेंगे, पैर है जो बेड पर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है,
तो आप लेटे लेटे भी अपने पैर हाथ पैर को हिला डुला सकते हैं। तो वही यहाँ पर है, टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन अ बेड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन एन आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेशन के लिए एज अ नर्स आप क्या करेंगे, एलिवेट द साइट, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब या फिर अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था नॉर्सेट के, आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको तुरंत ही क्या करना है, जो आप आईवी फ्लूइड दे रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू करना है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया किस कंडीशन में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्रॉन्स डिसीज, कुशिंग डिसीज, क्रॉनिक हार्ट फेलियर या फिर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। तो हाइपरकैलेमिया क्या है, हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के चांसेस किस डिसीज में रहेंगे, वो होगी एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। किसमें, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज में, जब किडनी आपकी काम करना ही बंद कर दें तब। नेक्स्ट वन, a circumscribed raised lesion that contains pus which may be formed as a result of purulent change in a vesicle is। तो यहाँ पर circumscribed raised lesions क्या है, बड़े हुए हैं, उनमें क्या है, कुछ पस भी बन गई है, तो ये क्या कहलाएंगे, मैक्यूल, पैप्यूल, नोड्यूल या फिर पॉस्ट्यूल। तो ये कहलाएंगे क्या, पॉस्ट्यूल। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स द हाईएस्ट लेवल इज। तो मास्लो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड्स कौन सी होती हैं, ये हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया है। सेफ्टी सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस एंड अफेक्शन, स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मास्लो की जो हायरार्की की टॉप लेवल नीड्स होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको स्क्रीन इस तरीके से शो हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, क्योंकि आप ही के लिए यहाँ पर स्क्रीन को ज़्यादा जूम किया गया है जिससे आप पूरे क्वेश्चन इजीली देख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ ए टर्मिनल इलनेस हु इज पासिंग थ्रू द एक्सेप्टेंस स्टेज। यहाँ पर टर्मिनल इलनेस है, मतलब कभी ख़त्म होने वाली इलनेस नहीं है। यहाँ पर पेशेंट की एक्सेप्टेंस स्टेज क्या होगी, इनकरेजिंग द पेशेंट टू क्राई, encouraging unrestricted visitors, explaining the patient what is being done, being around thought through not speaking। तो यहाँ पर पेशेंट की एज अ नर्स टर्मिनल इलनेस है, तो यहाँ पर जो क्या है, डेथ होने वाली है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसको कि उसमें वो अपनी एक्सेप्टेंस स्टेज में कब है, बीइंग अराउंड थ्रू नॉट स्पीकिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो एमआई के लिए और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हार्ट अटैक के नाम से। नेक्स्ट वन, नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडायलेटर है, यदि जब एंजाइनल अटैक आता है तब ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर दी जाती है। ऑप्शन में डायूरेटिक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी। नेक्स्ट वन, साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड एट। तो ऐसे नोड कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में था अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, लोअर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, या फिर अपर एंटीरियर वॉल या फिर लोअर एंटीरियर वॉल। तो यहाँ पर राइट एट्रियम तो दे रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन इस तरीके से थे। तो यहाँ पर आपका आंसर है अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल QRS इंटरवल। तो नॉर्मल QRS इंटरवल है वो कितना होता है, तो होता है 0.6 to 0.10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हॉल्टर मॉनिटरिंग अ नॉन इन्वेसिव रिकॉर्डिंग ऑफ ECG टू मैच द एबनॉर्मलिटीज विद सिम्टम इज डन अप टू। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग जो कि नॉन इन्वेसिव रिकॉर्डिंग है ECG के लिए, उसे मैच करने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है सिम्टम्स के साथ, तो ये कब की जाती है, 12 आवर में, 48 आवर में, 4 डेज में या फिर 1 वीक में। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है कब, 48 आवर में, 48 घंटों में। नेक्स्ट वन, ट्रेडमिल प्रोटोकॉल फर्स्ट इज रिलेटेड टू। तो ट्रेडमिल पर आपको क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है जब आपका एक टेस्ट होता है,
तो ये कौन सा टेस्ट है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए, इकोकार्डियोग्राम के लिए, एंजियोग्राम के लिए, या फिर एक्सरसाइज ईसीजी टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है क्या है? एक्सरसाइज ईसीजी टेस्ट है। नेक्स्ट वन, साइनस टैकीकार्डिया ट्रीटेड बाय। तो साइनस टैकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एटेनोलॉल। क्या है? एटेनोलॉल। ऑप्शन में था डायलेंटिन, डेरिफाइलिन, फ्रूसेमाइड या फिर एटेनोलॉल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे फास्ट तरीके से एनर्जी आपको किससे मिलेगी? दाल चावल से, स्लाइस ऑफ ब्रेड से, ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस से, या फिर ग्लास ऑफ मिल्क से। तो फास्टेस्ट और क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पर क्या? ऑरेंज का जूस, संतरे का जूस। नेक्स्ट वन, द रीजन फॉर पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो पॉलीयूरिया के लिए आप कौन सा टर्म, जो पॉलीयूरिया टर्म, इसके लिए कैसे सही तरीके से डिस्क्राइब या फिर डिफाइन कर पाएंगे? लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, डिमिनाइज्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, पासिंग टू मच यूरिन एट नाइट, डार्क कलर्ड यूरिन। तो यहाँ पर पासिंग टू मच यूरिन के लिए स्पेशली नाइट में तो इसके लिए नॉक्टेरिया है जो वर्ड यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के लिए ओलिगोयूरिया कह सकते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब होगा कि किडनी की जो एबिलिटी है, क्षमता है यूरिन के कंसंट्रेशन को, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही है, डिमिनाइज्ड होते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ग्लासगो कॉमा स्केल इज स्कोर्ड बिटवीन। तो 3 जाता है कॉमा के लिए और मैक्सिमम होता है 15, दैट मीन्स ये हाईएस्ट स्कोर होता है। तो यहाँ पर ग्लासगो कॉमा का जो स्केल का जो स्कोर होता है 3 से 15 तक। नेक्स्ट वन, कलर ऑफ स्टूल ऑफ पेशेंट हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग विल बी। तो जिस पेशेंट को क्या हो रही है? जीआई ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या स्टूल का कलर होगा? ब्लैक, डार्क ग्रीन, क्ले या फिर लाइट ब्राउन। तो यदि स्टूल का कलर कैसा है? जीआई ब्लीडिंग, ब्लड के कारण स्टूल का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाएगा। तो पेशेंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कौन सा स्टूल का कलर होगा? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट वन, पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया का मतलब होगा लोअर लिम्ब में पैरालिसिस होना, वीकनेस होना। तो यहाँ पर क्या है? पैरालिसिस इज वन साइड ऑफ द बॉडी, तो इसको मोनोप्लेजिया यूज़ किया जाएगा। लोअर लिम्ब के लिए यूज़ किया जाएगा पैराप्लेजिया। पूरे बॉडी के लिए एक है जो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? मतलब दोनों अपर और लोअर दोनों ट्रंक। तो यहाँ पर जो पैराप्लेजिया है तो एक इसके लिए लोअर लिम्ब के लिए, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सभी टर्म हमने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट वन, ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ इंड्यूरेशन इज मोर देन। तो ट्यूबरक्लिन माउंटेक्स टेस्ट में पीपीडी इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट की जाती है। तो जो पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से इंजेक्ट किए जाते हैं, तो जो इंड्यूरेशन पॉजिटिव कब मानी जाती है? जब कितना हो? 10 mm तक। नेक्स्ट वन, व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड विच आर हियर्ड विथ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म्ड एज। जब हम बीपी चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप है जो हम आर्टरी के यहाँ पे रखते हैं, तो वो क्या कहला, कौन सा साउंड सुनाई देता? बीजिंग, मरमर, क्रैकल या फिर क्वार्टरकॉप साउंड्स। तो साउंड कहलाता है क्वार्टरकॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? एक्सपोजर टू अ डिसीज, तो इससे तो हर्ट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इम्यूनाइजेशन विथ एंटीजन, रिकवरिंग फ्रॉम अ डिसीज, गिविंग एन एंटीटॉक्सिन और एंटी सीरम। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है तो वो है यहाँ पर एंटीटॉक्सिन और एंटी सीरम। नेक्स्ट सेक्शन आपका ऐड होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंसिडेंस ऑफ अ डिसीज इज डिफाइंड एज। तो इंसिडेंस हमने कई बार पढ़ा है कि जब भी नए केसेस आते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंसिडेंस। पुराने केस आते हैं मतलब नए पुराने, तो वो कहलाता है प्रिवलेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन में था नंबर ऑफ ओल्ड केसेस ऑफ द डिसीज प्रेजेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इन अ गिवन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ टोटल केस। तो यहाँ पर ये जो टोटल केस की बात हो रही है, फिर आता है ओल्ड प्लस न्यू, तो ये हो प्रेवलेंस हो गया। यहाँ पे इंसिडेंस है तो क्या है? न्यू केस ऑफ डिसीज अकरिंग इन अ गिवन पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक गिवन पॉपुलेशन में नए केस का आना क्या कहलाएगा? इंसिडेंस ऑफ डिसीज। नेक्स्ट वन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। ORS में सब कुछ होता है किसी एक को छोड़कर।
सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, ग्लूकोज होगा, लेकिन कैल्शियम लैक्टेट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इनमें से सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है? हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन या फिर रिहेबिलिटेशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रमोशन पूछा है, प्राइमरी पूछते तो हेल्थ प्रमोशन होता, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन थर्ड में जाएगा, टर्सरी में। यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आ जाएगा सेकेंडरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव ईयर्स इज रिकमेंडेड टू कंडक्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टू स्क्रीन ब्रेस्ट कैंसर एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। तो यदि किसी वुमेन को रिप्रोडक्टिव ईयर कब माना जाता है? 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप का। यहाँ पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए कहा है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। कब के लिए कहेंगे? व्हेनेवर शी गेट टाइम, जब भी तुम्हें टाइम मिले कर लो। वंस इन अ मंथ जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, वंस अ मंथ ऑन 6 to 8 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर एनी डे इन अ मंथ। तो यहाँ पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम दिया गया है वो है महीने में एक बार 6 to 8 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी किस रूट से नहीं फैलेगा? पेरेंट्रल से होगा, सेक्सुअल से होगा, पेरिनेटल से होगा, मतलब मदर से बेबी को होगा, लेकिन फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए और ई होंगे, ना कि हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होगा और फैलेगा। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियर्स ऑफ ICDS स्कीम एक्सेप्ट। तो ICDS स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में 1975 में आई थी, जो चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर तक के बच्चे होंगे, एडोलेसेंट गर्ल्स होंगी, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर होंगी, लेकिन एडोलेसेंट बॉयज इसका हिस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, डेफिनिट होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया का जो पैरासाइट का होस्ट है वो क्या है? वो मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफ्लिस। नेक्स्ट वन, अ सब्सटेंस विच इज बीइंग एडेड टू लोअर द क्वालिटी ऑफ फूड इज नोन एज। कौन से सब्सटेंस हैं जो किसी भी फूड की क्वालिटी को कमज़ोर कर देते हैं? तो वो कहलाते हैं एडल्ट्रेंट। मान लीजिए आपके काली मिर्च में पपीते के सीड्स मिला दिए, पपाया सीड्स, तो वो एक एडल्ट्रेंट कहलाएगा। हल्दी में येलो कलर मिला दिया, राइस में कंकड़ पत्थर मिला दिए, मिर्च पाउडर में ब्रिक्स पाउडर मिला दिया, ये सब क्या है? एडल्ट्रेंट हैं, जो कि फूड की क्वालिटी को कमज़ोर करेंगे, लेकिन जो वेट है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन द बॉडी ऑफ द होस्ट इट इज़। तो ऑर्गेनिज्म, उनमें इतनी क्षमता है कि किसी पर्सन की बॉडी में जाएंगे, होस्ट की बॉडी में, और उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपना, 1 से 2, 2 से 4 होंगे, और उसको इन्फेक्शन करेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं कॉजेटिव एजेंट। नेक्स्ट वन, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर एनीवन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग कफ फॉर 2 वीक्स फीवर एंड वेट लॉस शुड बी। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को 2 हफ्ते से खांसी आ रही है, बुखार है, उसका वजन कम रहा है, तो किसकी स्क्रीनिंग के लिए आप उसको कह सकते हैं? गेट स्क्रीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, गेट ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर, गेट ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया, फिर गेट स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। जब 2 हफ्ते तक खांसी हो जाए, 2 वीक से ज़्यादा खांसी हो जाए, बुखार भी रहे, वजन भी घटते जाए, तब आपको टीबी की जांच करवाने के लिए आप उस पर्सन को कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, प्रोडक्शन के लिए होता है प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन होता है नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वाइकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पर आप सर्वाइकल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें देखेंगे? डायलेटेशन, मतलब सर्विक्स कितनी डायलेट हो गई है, कितना एफासमेंट हो गया है, क्या स्टेशन है, 1 है, प्लस है या फिर माइनस है। तो ये सब क्या है? सर्वाइकल एग्जामिनेशन में आपको ये चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट होता है इंटरस्टियल पोर्शन। क्या है? इंटरस्टियल पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, द व्हाइट लाइन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो प्रेगनेंसी में
वाइट कलर की लाइन बन जाती है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, तो ये क्या कहलाती है? लाइना निग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी मास्क या फिर नन ऑफ द अबव, तो ये कहलाती है हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन, बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर जन्म के पहले मतलब फीटल सर्कुलेशन के टाइम पर ही राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स को, एट्रियम को हार्ट के कौन कनेक्ट करके रखता है? अम्बिलिकल वेन, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टरियोसिस या फिर डक्टस वीनोसिस। तो ये काम करता है फोरामेन ओवल। आफ्टर द बर्थ फोसा ओवल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बिफोर बर्थ और जो फीटल सर्कुलेशन होता है उस टाइम पर राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक जो संट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाता है फोरामेन ओवल। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर टेल्स द नर्स आई एम कॉन्स्टिपेटेड ऑल द टाइम, रिकमेंडेड इंटरवेंशन इज। यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई क्लाइंट आपके पास आके कहता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? डेली एनीमा देंगे, लैक्सेटिव्स देंगे, या फिर इंक्रीज्ड फाइबर इनटेक या फिर डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी बनती है कि पर्सन को आप एडवाइस करें कि आप हाई फाइबर डाइट्स लें, इंक्रीज द फाइबर इनटेक, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन द कॉजेटिव एजेंट पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस इन यूट्रो। कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव एजेंट प्लेसेंटा से होते हुए फीटस को अफेक्ट कर सकता है यूट्रस में ही? गोनोरिया, रूबेला, कैंडिडियासिस या फिर मोनोलियासिस। तो जो फर्स्टली कंसीव करते हैं तो डॉक्टर आपके टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें रूबेला टेस्ट भी करवाया जाता है, क्योंकि एक ऐसा ये चीज़ है जो प्लेसेंटा को पास करते हुए इसका पॉजिटिव एजेंट बेबी को भी है जो हार्म कर सकता है, डिसीज़ कर सकता है, वो है रूबेला। प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन नहीं दी जाती वो कौन सी वैक्सीन है? वो है रूबेला। नेक्स्ट वन, एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मिक्स्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है ब्लडी सो। यहाँ पर क्या है? सौ बस दिया हुआ है ऑप्शन में, सीरस, हेमरेज, सौ या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 54, द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस इज। तो यहाँ पर कॉमन नॉर्मल साइट क्या है इम्प्लांटेशन के लिए? अपर यूट्राइन पोर्शन, मिड यूट्राइन एरिया, लोअर यूट्राइन एरिया, फिर लोअर सर्वाइकल सेगमेंट। तो जो कॉमन नॉर्मल साइट होती है इम्प्लांटेशन के लिए वो होती है अपर यूट्राइन पोर्शन। नेक्स्ट वन, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। तो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी के बाद सून आफ्टर द डिलीवरी है जो यहाँ पर क्या करवाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग। अब जो भी लोग एचपी का पेपर दे के आए हैं ये वाला, आप लोग एएनएम का पेपर जरूर देखना है एक बार। जो एचपीएसएसबी ने पेपर करवाया है एएनएम का, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही उसकी आंसर की अपलोड की हुई थी, उसको ज़रूर देखना। यदि जिन लोगों ने उस पेपर को पहले सॉल्व किया होगा तो इस पेपर में उसके एटलीस्ट 20 to 30 MCQs प्रेजेंट हैं, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि पेपर रिपीट होते हुए क्वेश्चन भी आपको आते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द प्रॉब्लम इज लीस्ट लाइकली टू अकर इन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल न्यूबॉर्न हुज वेट इज 2.3 kg। स्मॉल फॉर जेस्टेशन दैट मीन 37 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट थी, लेकिन बच्चे का वजन 2.3 kg है। तो बच्चे को क्या होने के चांसेस रहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीसेथेमिया, ब्रैकियल प्लेक्सिस पाल्सी या फिर एस्फेक्सिया। तो बच्चे को जो होने के चांसेस होंगे वो होगा ब्रैकियल प्लेक्सिस पाल्सी। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है प्रेसिपिटेट लेबर के लिए। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है जब लेबर जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है, लेस देन 2 आवर की हो जाए, मतलब सर्विक्स डायलेट होकर बेबी भी डिलीवर हो जाए 2 घंटे के अंदर, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट लेबर। तो यहाँ पर क्या सभी मॉडलिटीज़ होंगी, किसी एक को छोड़कर? एपिजियोटॉमी की जाएगी, सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, केयरफुल कंडक्ट की जाएगी डिलीवरी को यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीटोसिन ऑगुमेंटेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, प्री एक्लेम्सिया कैन बी क्योर्ड बाय। तो प्री एक्लेम्सिया है क्या? प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम। तो इसको अपने आप क्योर कैसे होगा? जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप ही ठीक होने लगेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 59,
Fetal blood sampling is performed under ultrasound guidance by inserting needle in the। तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग की जाती है, कभी कभी कुछ रेयर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। तो जो निडल है इंसर्ट कहाँ की जाएगी, यूएसजी के थ्रू है जो निडल इंसर्ट की जाएगी गाइड करते हुए, सेफेलिक वेन में, अम्बलाइकल आर्टरी, इलियक वेन में कि अम्बलाइकल वेन में। तो यहाँ पर ये निडल इंसर्ट की जाएगी अम्बलाइकल वेन में, क्योंकि यहीं से इस बेबी का सैंपल है जो लिया जाएगा फीटस का। नेक्स्ट वन, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यूजुअली लास्ट अबाउट। तो तीसरी स्टेज होती है लेबर की, वो होती है 15 मिनट की। यदि ये 15 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा मतलब प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, तब ये सिचुएशन कहलाती है एब्रप्टो प्लेसेंटा। नेक्स्ट सेक्शन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ऑन सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट विच इज़ द सुटेबल मेथड ऑफ फीडिंग। तो यहाँ पर यदि क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है तो क्या मेथड होगी फीडिंग के लिए, कप, स्ट्रॉ, रबर टिप्ड सिरिंज या लार्ज होल निपल। तो यहाँ पर जो मेथड होगी वो होगी कप, आप कप से बेबी को फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट वन, चाइल्ड अप टू 5 years ऑफ एज शुड गेट हाउ मेनी डोज ऑफ विटामिन ए। तो टोटल 9 डोज, कितने, टोटल 9 डोज है जो बच्चा ले लेगा 5 साल की एज तक। नेक्स्ट वन, टेस्ट परसेप्शन ऑफ बेबी डेवलप्स एट व्हाट एज। तो बेबी बच्चों में एट द टाइम ऑफ बर्थ ही टेस्ट का परसेप्शन होता है। आप उनको मेडिसिन पिलाएंगे, मुंह बनाएंगे, फीड करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क पिएंगे तो अच्छा मुंह बना के सो जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 64, हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट विच मंथ। तो हेड कंट्रोल बच्चे 3 महीने की एज से ही करने लगते हैं, 6 महीने में बैठना स्टार्ट करते हैं, 3 महीने में हेड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की हार्ट रेट होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। तो रिकेट्स के अर्लीस्ट साइन क्या है, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण हो गए, तो यहाँ पर अर्लीस्ट साइन क्या है, रिकेट्स, रोसरी, बॉल एक्स, क्रेनियोटैप्स या फिर हैरिसन्स ग्रूव। तो यहाँ पर जो अर्लीस्ट साइन होते हैं वो थिन होंगी, बोन्स क्या होंगी, स्कल का जो इन्फेंट्स है यदि बच्चे में कहा है तो क्रेनियोटैप्स का मतलब होगा कि बोन्स कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा थिन होंगी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड एट लीस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है एटलीस्ट 6 मंथ तक यदि पॉसिबल हो तो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, अ 6 month old child is suspected of having intussusception. A nurse would expect the child to undergo which of the following procedures। तो यहाँ पर यदि बच्चे को इंटसुसेप्शन है, क्या है, इंटसुसेप्शन है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा, कोलोनोस्कोपी की जाएगी, रेक्टल बायोप्सी की जाएगी, बेरियम एनीमा दिया जाएगा या फिर एक्सरे किया जाएगा एब्डोमेन का। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा एब्डोमेन का। सस्पेक्ट है, कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए क्या किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन IMNCI फॉर अ चाइल्ड विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यदि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा, यहाँ पर पेनिसिलिन देंगे हम, जेंटामाइसिन देंगे, एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन देंगे, या फिर गिव फ्लूइड्स टू ट्रीट डायरिया एट होम। यहाँ पर यदि नॉर्मल डायरिया की बात होती, सीवियर डायरिया कहा है, तो सीवियर डायरिया के लिए जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन है जो दी जाएंगी कि यदि कोई इन्फेक्शन के कारण ये डायरिया हुआ हो तो ठीक हो जाए। माइनर होता तो आप घर पे भी फ्लूइड्स दे के ठीक कर सकते थे। नेक्स्ट वन, व्हाट डेफिशिएंसी लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न। तो वो फॉलिक एसिड की कमी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चेंजेस। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या चेंज होंगे, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होगी, बिहेवियर में बदलाव आएगा, थॉट्स और बिहेवियर में चेंज होगा कि इंटेलिजेंसी में चेंज होगा। तो यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से क्या होगा, जो थॉट्स और बिहेवियर है उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, एम्पैथी इन्वॉल्व्स। एम्पैथी का मतलब क्या है, फीलिंग सॉरी फॉर समवन, पुटिंग अदर्स बिफोर यू, पुटिंग यू इन समवन एल्स शूज या फिर पुटिंग यू बिफोर अदर्स।
एम्पैथी का मतलब होता है कि कुछ किसी दूसरे को अपनी जगह पे रख के देखना। मान लीजिए आपके सामने वाला परेशान है, तो आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखेंगे कि आप उस टाइम पे क्या फील करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, एम्पैथी। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी एक्सेप्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के सभी कॉम्प्लिकेशन है किसी एक को छोड़कर। पोस्ट ईसीटी कन्फ्यूजन होगा, हेडेक होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, लेकिन डायरिया देखने को रेयरली ही मिलेगा, नहीं मिलता है देखने को जब ईसीटी दी जाती है उसके बाद। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 74, स्लीप डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आने लगती उनको, किस कारण हो गए, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्राइट लाइट से, इनसिक्योरिटी से, या फिर कॉन्स्टिपेशन से। तो ये बच्चों में देखने को मिलेगा इनसिक्योरिटी के कारण। किसके कारण, इनसिक्योरिटी के कारण। नेक्स्ट वन, डिजास्टर इन विच टाइप ऑफ क्राइसिस। तो डिजास्टर किस टाइप की क्राइसिस में आएगा, एडवेंचरस, मैचुरेशनल, सिचुएशनल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो डिजास्टर होगा, ये किस टाइप में होगा, ये होगा एडवेंचरस क्राइसिस में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एथ्रोमेटस चेंजेस ऑफ ब्लड वेसल्स अफेक्ट अर्ली इन। तो एथ्रोमेटस जो एथ्रोस्क्लेरोसिस उसी टाइप का ब्लड वेसल्स में चेंज देखने को मिलेगा, तो कहाँ पर, किडनी में, हार्ट में, लिवर में कि स्प्लीन में। ये चेंजेस सबसे पहले आपको हार्ट में ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होगा सेल की साइज बढ़ना, हाइपरप्लासिया का मतलब होगा सेल्स के नंबर बढ़ना, और यहाँ पर साइज बढ़ने के लिए क्या कहा है, हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच दैट इज रिलेटेड टू। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपने मेडिसिन ली, अब वो आपकी बॉडी पे किस तरीके से अफेक्ट करती है वो चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। पासेज ऑफ ड्रग्स थ्रू द बॉडी, आपकी बॉडी में जो ड्रग गई है वो किस रूट से पास होगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी किसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में। नेक्स्ट वन, अ पार्शियल एगोनिस्ट हैज़। पार्शियल एगोनिस्ट कैसे होंगे, फुल एफिनिटी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, फुल एफिनिटी बट लेट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, या फिर फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी बस लैप एफिनिटी, या फिर एक्टिविटी अपोजिट टू अगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा, एफिनिटी फुल होगी लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी बहुत ही कम होगी या फिर ना के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, अल्फा 1 एड्रीनार्जिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर अल्फा 1 एड्रीनार्जिक रिसेप्टर कौन से हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कौन से, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट सेक्शन था आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपको, हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉज्ड व्हेन ग्लूकोज लेवल फॉल्स बिलो। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होगा लो ब्लड शुगर लेवल, जब ये बिलो 70 mg% चला जाए, 70 से भी कम चला जाए, तब हाइपोग्लाइसीमिया कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लिपिड्स आर। तो लिपिड्स कैसे, हेट्रोजीनस ग्रुप कंपाउंड हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेट करेंगे, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में घुलनशील नहीं है। तो इनका आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, इस सभी लिपिड्स की क्वालिटी हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेरियन फूड सप्लीमेंट द प्रोटीन विथ राइस। तो किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहेगा वेजिटेरियन फूड सप्लीमेंट्स में, वेजिटेबल्स में, पल्सेस मतलब दाल, फ्रूट्स, या फिर नट्स में। तो ये होगा किसमें, दालों में, पल्सेस में। नेक्स्ट वन, रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें होगा, कैरेट में, बटर में, मटर में, या फिर कॉड लिवर ऑयल में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन एक तो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन कैरेट में होता है, लेकिन जो एक तरीके से जितनी भी जो भी चीज़ें कैसी हो फैट टाइप की उनमें ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 85, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेली कितनी ज़रूरत होती है, 50 से 100 mg। नेक्स्ट सेक्शन है आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन था नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है यहाँ पर टायरोसिन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों आते हैं आपको। नेक्स्ट वन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज डिफाइंड एज। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लूकोज कंट्रोल इन लास्ट 3 मंथ, मेजर्स ऑफ द चेंजेस इन द ब्लड ग्लूकोज फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, मेजर ऑफ द चेंजेस इन द ब्लड ग्लूकोज फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर फैट।
लास्ट में यहाँ पर फैट है। तो यहाँ पर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया में क्या होगा, आपकी बॉडी में शुगर ही बढ़ेगी, और शुगर कैसे बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पर चीज़ें चेक की जाएंगी कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल में क्या अंतर आया है। नेक्स्ट वन, स्पेरिकल बैक्टीरिया अकरिंग इन क्लस्टर आर कॉल्ड, तो वो कहलाते हैं स्टेफाइलोकोकाई। क्या कहलाएंगे, स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट है द मीडिया टू ग्रो बैक्टीरिया इज नोन एज, तो मीडिया कौन सा मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो कहलाता है कल्चर मीडिया। जब आप सैंपल देते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहते हैं कि आप 48 to 72 आवर तक आपका जो यूरिन सैंपल लिया गया, आपका ब्लड सैंपल लिया गया, कल्चर रिपोर्ट के लिए वही है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करके देखा जाता है, तो क्या है, कल्चर मीडिया। नेक्स्ट वन, एम्फीट्रोकस फ्लैजिला मीन्स, तो एम्फीट्रोकस फ्लैजिला का मतलब होगा फ्लैजिला दोनों साइड हो, बोथ हैंड्स में फ्लैजिला हो। नेक्स्ट वन, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग इफेक्टिव, क्वेश्चन है यहाँ पर रिसर्च का फर्स्ट क्वेश्चन है, या फिर हम 91 क्वेश्चन कह सकते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आपको आए थे। रैंडम सैम्पलिंग इफेक्टिव कब है, जब रीजनेबली एक्यूरेट हो, एन इकोनॉमिकल मेथड हो डेटा कलेक्शन की, फ्री फ्रॉम पर्सनल बयास इसमें नहीं रिलेट करते हैं, तब रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट वन, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरली रिक्वायर्ड, तो जब आप रिसर्च के लिए क्या कर रहे हैं, जाने वाले में परस्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि जो रिसर्च के क्वेश्चन है आपको सबसे पहले वो बना के रखना है, देन आफ्टर आपको अदर चीज़ों पर फोकस करना है। नेक्स्ट था, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस को टेस्ट करने के लिए कौन सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बेटर होगा, तो यहाँ पर होगा नल हाइपोथीसिस, जो कि पहले टेस्ट की गई हो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर एरर को लेके कि टाइप फर्स्ट एरर की क्या कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप फर्स्ट एरर, तो यहाँ पर भी वही नल हाइपोथीसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू, तो जितनी भी नल हाइपोथीसिस हैं इवन सही भी हैं तब भी उनका रिजेक्ट हो जाना क्या कहलाएगा, टाइप फर्स्ट एरर कहलाएगा। नेक्स्ट वन, मोड इन स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स में हमने पढ़ा है मीन मीडियन मोड, वहाँ पर वही मोड का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ ऑल नंबर, मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल नंबर, तो मीन कहलाएगा। फिर है यहाँ पर द नंबर रिपीटेड मोस्ट रिपीटेडली, तो ये कहलाएगा मोड। लास्ट में 5 नंबर का जीके आया था, जो कि आपका स्पेशली हिमाचल प्रदेश से रिलेट करता था, तो क्वेश्चन था जीके का यहाँ पर, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सिरगुल देवता वर्शिप फेमस, तो सिरगुल देवता कहाँ पर फेमस है, तो है सिरमौर में। ये सभी चारों जगह है कहाँ की, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले हैं। नेक्स्ट है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो ये चंबा में है। नेक्स्ट था चंद्रा एंड बाघा रिवर मीट एट विच प्लेस टू फॉर्म द चेनाब रिवर, चेनाब नदी बनाती हैं चंद्रा और बनाती हैं, तो ये बनाती हैं टांडी में। लास्ट के क्वेश्चन है यहाँ पर 99, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट, साक्षरता रेट कितनी रही हिमाचल प्रदेश की 2011 में, तो वो थी 82.80, अच्छी रही है। लास्ट है यहाँ पर विच हिल पास कनेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेराज, तो ये जालोरी, क्या है, जालोरी हिल। तो ये था स्टाफ नर्स का पेपर, जो भी लोग पेपर दे के आए हैं आप लोग अपना पेपर चेक कर सकते हैं। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो, मैंने ऑफिशियल आंसर की है आपके साथ शेयर की है, जो CHO का पेपर है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अपकमिंग कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस पेपर को ज़रूर देखें कि आपको पेपर किस तरीके से आ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।